इस वीक पे स्कैन हो गया जिसमें हमने हार्ट बीट्स वगैरह चेक कर। एंड नेक्स्ट स्कैन हमारा होता है लेवल 1 स्कैन, जो हमारा 11 से 13 वीक पे होगा, जिसको हम NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। ओके जिसमें हम बच्चे की बेसिकली देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे में। साथ ओके साथ में हम आपको डबल मार्कर का ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। ओके तो आपका ये स्कैन होगा। जो पहला स्कैन होता है वो TDS हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि एब्डोमेन पे नहीं दिखता है, बच्चा छोटा होता है, तो इसलिए वेजाइनल स्कैन होता है। हाँ, ओह आपका हुआ था। मेरे को बोला था, मैंने कहा मैं 2 वीक वेट करके आ जाऊंगी। है ना। तो हाँ वेजाइनल स्कैन होता है फर्स्ट टाइम पे, तो उसमें थोड़ा पेशेंट घबराता है कि एबॉर्शन का रिस्क तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ओके आपकी वो वेजाइना में डाल रहे हैं, आपका यूट्रस ऊपर है वेजाइना से, यानी ये वेजाइना है तो ये यूट्रस है, तो वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, आपके यूट्रस को टच भी नहीं होगा, तो उसमें कोई भी हार्म नहीं होता, कोई रिस्क नहीं है, तो वो आप जा सकते हो आप। हाँ ठीक है, तो सेकंड स्कैन हमारा NT-NB स्कैन हो गया, जो हमारे 11 से 13th वीक पे होता है, जिसमें हम बच्चे के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं, कोई है तो नहीं बच्चे में। साथ में हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, डबल मार्कर टेस्ट। अगर उनमें कोई भी हमें लगता है कुछ है, तो वी गो फॉर द फर्दर टेस्ट, जिसमें अगर हमारा NIPT भी आता है आजकल, ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है पेशेंट्स को, बिकॉज मोस्टली पेशेंट 30 के बियॉन्ड प्रेगनेंसीज हो रही है। तो जो पेशेंट्स को 30 से बियॉन्ड एज है, तो उनमें हम एडवाइस करते हैं यू गो फॉर द NIPT टेस्ट, बिकॉज ये 99% एक्यूरेट टेस्ट होता है टू फाइंड आउट एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द बेबी। ठीक है। सो ये तो पूरा जीन मैपिंग है, उससे होता या होगा। नहीं, ये ब्लड टेस्ट ही होता है NIPT। अच्छा ब्लड टेस्ट ही होता है। एक होता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, आपने सुना होगा, नीडल वाला टेस्ट होता है, इसमें पानी लिया जाता है हमारा, एब्सोल्युटली है ना। हाँ। अब वो तब होता है जब हमें लगता है कि भाई NIPT में कुछ प्रॉब्लम आया है, या फिर हमारे सारे टेस्ट में कुछ ना कुछ हमारे को स्लाइटली लो रिस्क, एक तो इंटरमीडिएट रिस्क दिखाया है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में, डबल मार्कर की रिपोर्ट्स में लो रिस्क लिखा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट अगर आपके रिपोर्ट्स में इंटरमीडिएट रिस्क आया है या हाई रिस्क आया है, देन हम फर्दर टेस्ट की तरफ जाते हैं, या तो NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस। ओके एंड ये हमारी आई थिंक ये हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिनिश हो गया या है ना। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की होता रिस्की है होता ना, है। क्योंकि इसमें अबॉर्शन के चांसेस चांसेस। सबसे ज्यादा हाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा दादी नानी से कि शुरू के 3 महीने में किसी को नहीं बताना, पेट ढक हाँ के रखो। हाँ क्योंकि अगर यही होता है कि पेशेंट्स अगर बता दे और फिर बाद नजर लग में वो जाता हो है। जाते, नहीं नजर नहीं होता, क्या होता है कि बता दे फिर बाद में अबॉर्ट हो जाए, तो फिर लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे उसका बच्चा खराब हो गया, ये हो गया। तो वो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आप इमोशनल ट्रॉमा से जाओ, तो इसीलिए बोलते हैं कि 3 महीने सेफली निकल जाए फिर बता देना। इट्स नॉट इन इंडियन कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर में भी है कि वो 3 महीने बाद ही लोगों को बताते हैं। आपने ओके देखा होगा सेलिब्रिटीज बाद में पोस्ट करते हैं, हाँ शुरू में कोई भी पोस्ट नहीं करेगा। राइट। हाँ। और ये उसमें हमें कुछ मेडिकेशंस भी चलती हैं हमारी। मेडिकेशन चलती है, हम फॉलिक एसिड पे आपको रखते हैं स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हाँ आपको थायराइड डिसऑर्डर है, वी विल प्रोवाइड यू कि आप थायराइड भी लो, साथ में मेडिसिन, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा आपके थायराइड पे डिपेंड होता है। इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं चलती है, बट आजकल थोड़ा सा ये है कि हमें प्रोजेस्टेरॉन भी देना पड़ता है। लाइक वी गो फॉर द डाइड्रोजेस्ट सस्टेन, पेशेंट से सुना होगा कि उनको डाइड्रोजेस्ट दी गई है या फिर सस्टेन दी गई है, और हम इंजेक्शन भी देते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, क्योंकि हमारी एक तो खाने में अच्छे से एडल्ट्रेशन इतना है कि हमारी बॉडी अब इतना हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करती है, तो हमें थोड़ा सा हार्मोन अब देना पड़ता है बाहर से। ठीक है, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक भी है। या हाँ, तो ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आजकल कई पेशेंट्स को देखा होगा इचिंग होना शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी में, उनको वैसे भी बियॉन्ड। स्टमक इचिंग इज वेरी स्टमक इचिंग इज नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा यस। क्योंकि उसमें स्ट्रेच हो रहा होता है स्किन, तो जैसे अगर स्किन स्ट्रेच होगा तो आपको थोड़ा इच करेगा, इट्स है राइट। ना। तो इसीलिए वो नॉर्मल है, बट एक होता है बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को आफ्टर 15 वीक्स पे, थोड़ा कॉमन नहीं है, बट बियॉन्ड 32 वीक्स, 30 वीक्स या 28 वीक्स, उसमें बड़ा कॉमन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको हम बोला जाता है हमारी जब प्रेगनेंसी में लीवर में थोड़े से हमारे डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से। ठीक है, कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, इसको टर्म दिया ओके जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके हाथों में ईचिंग होना शुरू होएगा। डिमार्कर जो इसकी यही है कि हाथों में ईचिंग होगा, सोल्स पे ईचिंग होगा, पैरों पे ईचिंग होगा, आपको पूरा दिन ईचिंग होगा, और रात में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। तो ये एक सिम्टम होता है इसका। तो अगर आपको ऐसा लगता है, यू गो फॉर द टेस्ट LFT। अगर LFT डिरेंज आया है, उसमें SGOT और SGPT की हम वो देखते हैं राइट। मार्किंग, कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो 35-40 है, इट्स नॉर्मल। बट अगर उससे ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा, कई पेशेंट्स का 200 भी पहुंच जाता है, तो ऐसे में हम फिर उनको यूडिलिफ्ट मेडिसिन पे रखते हैं,
यूडोलिफ की डोजेस होती है 150 300 mg, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, तो उससे हम ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल। और अगर ये कंट्रोल नहीं होती है तो बच्चे का जो होता है रिस्क होता है कि बच्चा पॉटी कर देता है पेट में। अगर बच्चा पेट में पॉटी कर देगा तो वो बच्चा मुंह बट से निगल लेता है। इतनी जल्दी तो नहीं इतनी होता। जल्दी नहीं, हाँ, 28 वीक के बाद वो डेवलप होना शुरू होता है। राइट। ठीक है, अगर हमने उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करा तो आगे हम्म। जाके बच्चा पॉटी करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कई केसेस में कर देते हैं, तो फिर ऐसे में फिर हमें अर्जेंट सी सेक्शन करना पड़ता है। हम जब नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमने जब ARM करते हैं, यानी अगर मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है, जब पानी आता है बाहर, अगर वो ग्रीनिश है इसका मतलब बच्चे ने पॉटी करी है। अगर वो क्लियर है इट्स ओके, अगर वो ग्रीनिश है यानी बच्चे ने पॉटी करी है, तब हमें या तो अर्जेंट सी सेक्शन पे लेना पड़ता है, या फिर अगर अच्छे से हमारा मुंह खुल गया है बच्चेदानी का तो हम उसी टाइम बच्चे को डिलीवर कर लेते हैं। सो अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गए हाँ। हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं इज द सेफेस्ट ट्राइमेस्टर। हाँ ठीक है, सेफ है तो पूरी प्रेगनेंसी कहीं ना बट कहीं तो रिस्क ट्रैवल होते एंड ऑल, हैं। या यू कैन ट्रैवल, है ना? सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कर सकते हो आप, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 35 वीक्स तक भी ट्रैवल कर सकते हो। ओके। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ट्रैवल कर सकते हो। इट जस्ट कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है तो आप किसी ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है आजकल, जो बहुत ज्यादा इशू आता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, जिसकी और नाल नीचे होती है। हमारा यूट्रस जैसे है, ये बलून टाइप से यूट्रस है, अगर हमारा प्लेसेंटा नीचे है, बच्चेदानी के मुंह पे है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। उसमें ब्लीडिंग के सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क होता है ब्लीडिंग होने का। हाँ, तो वो कई बार ऐसा होता है कि जब हम थर्ड मंथ पे स्कैन कराते हैं, लेवल 1 स्कैन कराते हैं, तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया आता है। काफी रिपोर्ट्स लोगों को पढ़ेंगे तो उसमें दिखा होगा प्लेसेंटा प्रीविया लिखा हुआ है। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है प्लेसेंटा, तो वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, तो वो ऊपर चला जाएगा यानी अपर लाइनिंग हो जाएगा। तो वो जब आप 5th मंथ का स्कैन कराओगे, लेवल 2 स्कैन कराओगे, उसमें आपको देख लेगा कि अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर चला गया तो इट्स नॉर्मल, अब कुछ नहीं प्रॉब्लम की बात है। पर अगर प्लेसेंटा नीचे ही है 5th स्कैन पे, तो अब वो फिर नीचे ही रहेगा। तो लेवल 2 स्कैन में हम दूसरी चीज ये भी देखते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। अगर आपकी लेवल 1 स्कैन में नीचे था तो हम आपको बोलते हैं कि आप 5th मंथ तक थोड़ा सा ध्यान रखो, ट्रैवल मत करो ज्यादा, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकता है, इंटरकोर्स मत करो, ज्यादा चढ़ने उठने का काम मत करो, थोड़ा बेड रेस्ट लो। रात को सोते भी हो तो पैराफिन से 2 तकिया लगा के सो, एलिवेट करके सो, ताकि उसको थोड़ा वो नीचे ऊपर जाए। राइट। हाँ, तो ये बोला जाता है। तो हम लेवल 2 स्कैन में तो ये देखते हैं। लेवल 2 स्कैन हम 18 टू 18 टू 22 वीक के बीच में करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं, ये पूरा फीटल की एनोमली चेक होता है इसमें, कि फीटल की हर एक चीज को हम देखते हैं, फीटस की हेड को, नेक को, उसके स्टमक को, उसके किडनीज को, हर एक चीज को देखा जाता है उस स्कैन में। वो पूरा स्कैन उसमें बच्चे के ऊपर होता है बेसिकली, कि बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो उसमें शो होना शुरू हो जाता है। लाइक हर्ट में अगर इकोजेनिक फोकाई है, जो एक डाउन सिंड्रोम का एक सॉफ्ट मार्कर है, अगर वो इकोजेनिक फोकाई आ गया है तो हम आपको बोलते हैं आप फीटल इको कराओ। अगर उसमें कुछ नहीं आता देन इट्स नॉर्मल। हाँ, तो ये हमारा स्कैन होता है इसके लिए इम्पोर्टेंट। एंड उसमें ही हम सारा वो नोज nose का जो वो हम करते हैं। NT-NB स्कैन है, जिसमें आप नेजल बोन देखते हो और न्यूकल हम ट्रांसपेरेंसी होता है वो Yes. देखते हैं। वो ओके, हमारा सो फर्स्ट होता है। वो फर्स्ट में हो जाता है। सेकंड वाले में जो लेवल 1 होता है वो फर्स्ट है। हाँ, तो वो 8 टू नहीं, वो 11 13 टू वीक में। 13 वो बेसिकली ओवरऑल सेकंड स्कैन है, पर उसका नाम है लेवल 1। हाँ। राइट। हाँ। सो अब हमारा ये सेकंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक ही स्कैन होता हाँ, है। नाउ लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम 32 वीक्स पे कराते हैं, जिसको हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, या फिर उसमें हम डॉपलर भी देखते हैं। तो उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि बच्चे के अराउंड जो पानी है दैट इज इनफ और नॉट। ठीक है, अगर उसकी कम है तो वी गो फर्दर, लाइक कि हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, हर्मिन देते हैं, हर्मिन थेरेपी होती है। उसमें पेशेंट को एडमिट करते हैं, पेशेंट को एडमिट करके हम लोग 3 दिन के लिए हर्मिन ट्रांसफ्यूजन देते हैं। हर्मिन इज बेसिकली प्रोटीन, जो आपका पानी होता है ना वो प्रोटीन की वजह से बना होता है। अगर आपकी बॉडी में आपको बोला जाता है ना कि प्रोटीन अच्छा लो, प्रोटीन अच्छा लो, क्यों? क्योंकि बच्चा सारा प्रोटीन है, उसके हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वो है बॉडी है, वो दैट इज प्रोटीन। तो इसलिए हम फोकस करते हैं प्रोटीन पे। आपको बोला था प्रोटीन ज्यादा लो ओलिगोहाइड्रोमिनोस के केसेस में, और जो उसमें हम पानी का लेवल देखते हैं। और पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो हम ये डायग्नोस करने के सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि क्यों है। मोस्टली डायबिटिक मदर में होता है पॉलीहाइड्रोमिनोस, या फिर होता है कि अनआइडेंटिफाइड होता है उसमें, या फिर प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। और डॉपलर में हम ये देखते हैं बेसिकली जो हमारी जो वेन्स है, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में जो आर्टरी है, उनका जो फ्लो है दैट इज नॉर्मल और नॉट, उसमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है।
तो क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो यानी बच्चे के पास ब्लड अच्छा नहीं जाएगा ना। अगर रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रुकावट हो गया, अगर उसमें कुछ भी रुकावट है तो हम फिर उसको कोशिश करते हैं उसको हटाने के लिए। कई बार रेजिस्टेंस आता है उन मदर्स में जो हाइपरटेंसिव होती है, क्योंकि हमारे हाइपरटेंसिव में हमारी जो ब्लड आर्टरीज वगैरह होती है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इसीलिए उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम डॉपलर में ये देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा है, और बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की पोजीशन क्या है, ब्रीच है, सिफेलिक है, ट्रांसवर्स है, तो ये सब चीज़ें हम डायग्नोस करते हैं कि हमारे उस स्कैन में क्या है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट होता है।